हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल कर सकते हो। मतलब कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि यार हमें उसमें उस फील्ड में हमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, या हम बार बार लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें। क्योंकि यार ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप ये फिल करने से पहले ये माइंड में होना चाहिए कि 100% एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें 99% भी आप सोच रहे हैं कि 99% सही है, बस 1% शायद एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। तो काइंडली ऐसा ना करें, क्योंकि यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिसाइड करेगा कि आपका वीज़ा लगना है कि नहीं लगना। क्योंकि इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल्स ऐड करोगे वही डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी अलग हुआ तो आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाएगी या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है आप लोगों को, कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये जॉब सीकर वीज़ा के लिए वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन यही एप्लीकेशन फॉर्म आप स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और अगर ब्लू कार्ड के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कर रहे हो तो यही फॉर्म है। मतलब इनका जर्मनी का सिर्फ एक ही फॉर्म है जो हमारे यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो आप ये वीडियो आप पूरा देखें, ताकि आप अगर फिल करने बैठ गए हैं तो काइंडली आप पहले वीडियो को देखें, साथ ही साथ फिल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। या पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लें, अगर फिल कर लिया है तो आप पूरा एक वीडियो को देख के अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लें, ताकि उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसी टाइम ही करेक्ट कर लें। क्योंकि जब मैंने फिल किया था तो मैंने 3 बार 4 बार उसको वेरीफाई किया था, अपने डॉक्यूमेंट के साथ मैच किया था। तो कि ये मेरी एक अच्छी बात थी, ताकि मेरी एट द एंड मुझे ये इतना कॉन्फिडेंट था कि यार चलो मैंने 100% अपना दे दिया, अब बाकी जो भी मर्ज़ी होगी ऊपर वाले की। तो ये पूरी वीडियो आपको देखनी है, हर चीज़ को समझना है, उसके साथ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, इन्फॉर्मेशन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास अपनी जर्मनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जर्मन साइज़ फ़ोटोग्राफ आप किसी के पास भी स्टूडियो के पास चले जाएंगे, उसको बोलेंगे 8 है 10 पिक्चर्स आप अपने पास रख लें। ऐसा नहीं है कि 4 खिंचवा ली या 8 खिंचवा ली, कम से कम 8 से 12 होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि एक या दो यहाँ पर लग जाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ जर्मनी में आओगे, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, पर उस टाइम भी वही पिक्चर्स चाहिए होंगी। तो इससे बेटर यही है कि 8 से 10 आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। जब पिक्चर क्या होना, पिक्चर आपके पास आ गई तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ोटो डू नॉट यूज़ ग्लू, व्हाट इज़ द फ़ोटो। यहाँ पर आपको ऐड नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, कभी-कभी इसको हम रीड नहीं करते हैं, हमारा एक माइंड में ये सेट होता है कि यार हम अपनी पिक्चर को यहाँ पर लगानी है, तो ऐसा कुछ भी ना करें। आप अपनी पिक्चर यहाँ पर लगा के पेपर क्लिप के साथ, पेपर क्लिप होता है नॉर्मल छोटा-सा, जो किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप पेपर क्लिप के साथ अटैच कर सकते हैं। या आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब अपने कॉन्सुलेट को देते हैं या एम्बेसी में जमा करवाएंगे फ़ाइल, तो उसी उसी टाइम या उसी साथ ही आप अपनी पिक्चर को दे सकते हैं उनको। तो काइंडली इसके साथ आप ये ग्लू के साथ ज़रूर अटैच मत कीजिएगा। ठीक हो गया? उसके बाद मैं आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके एक और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना बैठे हो तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर अपने साथ रखेंगे, उसके साथ अपना पासपोर्ट भी रखें। हर चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल कर रहे हो, हर चीज़ आपको पता भी होती है यार, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, सारा कुछ पता है हमें। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी हम किसी सिटी में पैदा हुए हैं, हम पासपोर्ट पे अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट पे अलग है, तो ऐसा मत करें काइंडली। हर जगह पे सेम होना चाहिए, क्योंकि जर्मन की वेरिफिकेशन बहुत एक टाइट वेरिफिकेशन है। वो एक चीज़ भी अगर उन्होंने फाइंड कर ली तो आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखें, हर चीज़ को मैच करें। यहाँ पर आपको, अगर आप एप्लीकेंट हैं, आप अपने के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो या अपने भाई के लिए कर रहे हैं, कोई भी मतलब एप्लीकेंट होना चाहिए। जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप उसका सरनेम ऐड करेंगे। सरनेम मतलब लास्ट नेम होता है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो आप अपना पासपोर्ट खोल के भी उस पे भी देख सकते हैं कि सरनेम लिखा होगा, तो सरनेम उस पे कर सकते हैं। जैसा मेरा नाम है मनोज कुमार, कुमार मेरा सरनेम है, तो कुमार, मैं कुमार यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर फॉर्मर सरनेम, नॉर्मली किसी का पहले का कोई ऐसा सरनेम हो, बाद में उसने चेंज करवाया हो, तो नॉर्मली ये मुझे नहीं लगता कि 99% केसेस में ये होगा। तो इससे बेटर ये आप इसको छोड़ दें। अगर आपका है तो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसका फिर वो प्रूफ मांग सकते हैं या कुछ, लेकिन मैं कहूँगा स्किप कर लें। जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है करंट सरनेम, तो वो आप यहाँ पर ऐड करें। उसके साथ यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम ऐड करें। ठीक हो गया? फर्स्ट नेम आपने ऐड कर दिया, यहाँ पर अपने सरनेम ऐड कर दिया। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर सिंपल डे इसी फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 9 है, या मंथ आपका 11 है, और ईयर आपका 1996 है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है सारा कुछ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ,
जहाँ पर भी आप अपने सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, किसी गांव में पैदा हुए हैं तो उस गांव का मेंशन करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर होना चाहिए कि प्लेस ऑफ बर्थ वो ही होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे है, और आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट पे ऐसा नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट पे डिफरेंट है, पासपोर्ट पे डिफरेंट है, और आपने यहाँ पर पता नहीं क्या ऐड कर दिया, तो ऐसा मत करें। पासपोर्ट के साथ मैच करें, ज़्यादातर पासपोर्ट के साथ ही मैच किया जाता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ऐसा ही वहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान मेंशन करें, इंडिया से हैं तो इंडिया मेंशन करें, जो भी आप जिस कंट्री से हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। करंट नेशनलिटी इंडिया, पाकिस्तान, जो भी आप यहाँ पर अपनी मेंशन कर सकते हैं। ठीक होगा। फॉरेन नेशनलिटी नॉर्मली 99% में ये भी नहीं होगा, अगर है तो कोई आपकी नेशनलिटी जैसे कि नॉर्मली पहले क्या होता था, जर्मनी में हम जब जर्मन का पासपोर्ट मिल जाता था तो हम अपनी करंट होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती थी, तो नॉर्मल इस केसेस में ये होता था। लेकिन ज़्यादातर अभी क्या होता है कि जर्मन वालों ने ये अनाउंस कर दिया कि आप अपनी जर्मन नेशनलिटी भी मिल जाती है तो आप अपनी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान को भी साथ में यूज़ कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है, तो इसको आप छोड़ दें। है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें आप इसको। ठीक हो गया। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर अगर आपका देख लें सिंगल हैं या मैरिड हैं तो कौन से साल से आप मैरिड है, फॉर एग्जांपल 2018 से हैं तो 2018 यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर टिक मार्क कर दें, वरना आप सिंगल कर दें। जॉब सीकर वीज़ा में ये होता है कि यार नॉर्मली आप अपने स्पाउस को साथ में नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई अभी जॉब नहीं है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर सिंगल ऐड कराएं, मैरिड हैं तो मैरिड करें, और अपना यहाँ पर 2000 जो भी ईयर है आप अपना वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ आप अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लें, सिंपल है ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉर्मली हम पासपोर्ट यूज़ करते हैं तो ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करें पासपोर्ट। ये हमारे लिए नहीं है चारों चीज़ें, क्योंकि ये ऑफिशियल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक ये हमारे लिए नहीं होता। आप यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप अपना पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डाल दें, जो भी आपका नंबर है, XYZ जो भी आपका नंबर है, तो यहाँ पर अपना नंबर डाल दें। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है, अपने पासपोर्ट देखें, मैंने क्या बोला कि पासपोर्ट को साथ में रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ में रखना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा उस टाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ से देखते रहेंगे, यहाँ से मैच करके यहीं पर लिखना है आपको, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ इसी फॉर्मेट में आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली या इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, या आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ इशू यहाँ मेंशन कर दी। वैलिड कब तक है, 2022 से लेके 2035 तक, 2034 तक, जब तक वैलिड है वो आप लिखें, डेट के साथ लिखें, डेट मंथ ईयर होना चाहिए। इशू बाय कौन सी अथॉरिटी, किस कंट्री से आपका इशू हुआ है, वो आप इशू यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया वो मेंशन कर सकते हैं, इशूड बाय। रेजिडेंट परमिट, ये हमारा अगर आप पहले से जर्मनी आए हुए हैं, आपके पास रेजिडेंट है किसी भी जर्मन का, तो आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए आए थे पहले, फिर चले गए, फिर जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहते हैं, इन केस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वरना ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम जर्मनी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो रेजिडेंट परमिट को आप ऐसे ही छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, या आप यहाँ पर नॉन एप्लीकेबल यहाँ पर इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें। वैलिड अंटिल बिल्कुल वही होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा हमारे लिए। करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट एड्रेस आपका जहाँ पर आप रहते हैं अभी, आपके घर का एड्रेस, यहाँ पर पोस्ट कोड प्लेस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये साथ में इन्होंने जर्मन का मेंशन किया हुआ है, ये हमारा इंग्लिश का है, तो पोस्ट कोड प्लेस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी ईमेल अपनी डालनी है, यूज़ करें यहाँ पर जो आपकी एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, जिसको आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे हो। फ़ोन नंबर आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर इंडिया से हैं तो 91, इंडिया पाकिस्तान से तो 92, इस तरह आप यूज़ करके अपना नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, जो फ़ोन नंबर है आपका। मोबाइल फ़ोन, अगर मोबाइल नंबर है आपका, मोबाइल नंबर भी इसी तरह आप लिखेंगे, 91 और 92 के फॉर्मेट में आप लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी यहाँ पर स्पाउस की डिटेल डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये पूरा का पूरा आप छोड़ सकते हैं। अगर हैं, ऐसा नहीं है कि अगर शादीशुदा हैं और आप यहाँ पर डिटेल ना डालें, तो ऐसा मत करें, आप ज़रूर डिटेल डालनी है, अगर शादीशुदा है तो ज़रूर डिटेल डालनी है आपको। यहाँ पर सर नेम, फॉर्मर नेम है तो छोड़ दें, हो है तो ऐड कर दें, नहीं तो छोड़ दें, नॉर्मली नहीं होगा। फर्स्ट नेम ऐड करें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड करें, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फॉर्मल नेशनलिटी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आप वहीं के आपके जिस सिटी से हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, या सिटी कॉमा आप अपनी कंट्री का नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
उसके साथ अगर आपके बच्चे हैं तो सरनेम, फर्स्ट नेम, मेल, फीमेल आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जितने भी बच्चे हैं आप वन बाय वन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? नहीं है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें या नॉट एप्लीकेबल भी मेंशन कर सकते हैं आप। लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं होगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट, जिस मतलब जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसी बंदे के फादर की और मदर की यहाँ पर डिटेल आएगी। सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद कॉमा प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सेम फॉर मदर, इस तरह आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास ये अभी जो इन्फॉर्मेशन होती है, लोग बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। अभी जो मेन चीज़ें अभी आ रही है, अभी आप समझें इसको, चीज़ों को। हैव यू एवर बीन टू जर्मनी बिफोर? अगर आप पहले जर्मनी गए हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नो लिख दें। मेरे केस में मैंने येस किया था क्योंकि मैं पहले भी जर्मनी रह चुका हूँ। मैंने यहाँ पर 6 महीने गुजारे थे, मैं स्कॉलरशिप पे आया था, तो मैंने यहाँ पर टाइम गुजारा था, तो मैंने येस पे किया था। अगर आप जर्मनी नहीं गए हैं तो आपका ये नो होगा और बाकी सारा कुछ आपको ऐसे ही छोड़ देना। तो मैंने येस किया था, तो उस टाइम मैंने अपनी फिल की थी, मैंने जहाँ पर जिस तरह था मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की थी। लेकिन नॉर्मली अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका नो होगा और उसको पूरा का पूरा छोड़ दें। नो कर दिया तो बस पूरा पूरा छोड़ दें। उसके बाद इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी, यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास यहाँ का जर्मनी का घर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉर द स्टार्टिंग बेसिस आप booking.com पे भी जाके अपना होटल की रिजर्वेशन करवा सकते हैं, या होटल की जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर फॉर द टेम्प्रेरी बेस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है 17 तारीख और 17/7/2022, तो आप उसकी डेट की जो भी आपकी बुकिंग है वो आप यहाँ पर उसकी बुकिंग की जो भी एड्रेस है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है फॉर द टेम्परेरी बेस। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं देना है हमें, क्योंकि वो प्रूफ नहीं मांगते हैं यहाँ पर। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इसको आपने अपना एड्रेस मेंशन कर देना। अगर आप दोस्त के पास स्टे करेंगे तो दोस्त का भी आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मतलब जर्मनी में एग्जिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया, बस ऐसे ही रैंडम इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं करें, ठीक है? अगर booking.com पे कर रहे हैं तो ये अपना डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग जर्मनी में किसी रिलेटिव का डाल देते हैं, किसी फ्रेंड का डाल देते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये फिर भी हमें फील्ड ये इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसमें फिल करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी आप होटल में जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि उधर सिंगल रूम में या किसी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अपार्टमेंट है, उसमें कितने रूम में डाल दें। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप इसको सिंगल रूम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर होटल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग भी साथ में होते हैं, तो यहाँ पर आप सिंगल रूम ही सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया? क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती यहाँ पर। मैं जॉब सीकर वीज़ा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा में इन चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं होती। स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वेरिफिकेशन, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये आपकी वेरिफिकेशन होगी यहाँ पर, क्योंकि फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया तो इसके साथ मेरा अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट भी गया हुआ है उनके साथ, और उधर से उन लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास कितने रूम है क्या नहीं है। ठीक हो गया? मैं सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा की बता रहा हूँ, तो उसमें आपको लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दें, इसकी कोई वेरिफिकेशन आपसे नहीं मांगते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद डू यू इंटेंड टू मेंटेन योर परमानेंट रेजिडेंट आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी? यहाँ पर आप लिख दें यस। यस, आई आई वुड लाइक टू मेंटेन माय पीआर। आपको यहाँ पर अगर पीआर मिल जाती है या आपको कोई भी रेजिडेंट मिल जाता है वहाँ का, या जो आपकी जॉब मिल जाती है, तो वो आपको आप अपने कंट्री में भी आने के बाद उसको मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं? बोल दें हाँ यस, यस इन माय होम कंट्री, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? डू फैमिली मेंबर इंटेंड टू अकम्पनी यू? यहाँ पर आप ज़्यादातर केसेस में नो होगा। अगर आपके साथ अपने जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके कोई फैमिली मेंबर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आप अपने फैमिली मेंबर की यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। या तो मैं कहूँगा कि अगर जॉब सीकर पे आ रहे हैं तो नो करें, जैसे कि मैंने फैमिली रीयूनियन के लिए किया है, तो मेरी वाइफ और उसके साथ बच्चे भी ट्रैवल करेंगे, तो मैंने इस तरह मेंशन किया था कि भाई मेरी फैमिली और बच्चे साथ में ही ट्रैवल करेंगे, तो इस तरह मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं, या शादीशुदा हैं फिर भी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो कर दें और ये एज इट इज ब्लैंक छोड़ दें या नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन इस जगह पे आपको येस लिखना है। मेक श्योर दैट ये आप इस जगह पे आपको येस करना है और इस जगह पे आपको नो करना है। ठीक हो गया? यहाँ पर पर्पज ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये नॉर्मली आप लोगों को पता होगा।
एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, या यूरोपियन पेयर हो गया, लैंग्वेज कोर्स के लिए भी लोग जाते हैं, या फैमिली रीयूनियन। अब यहाँ पर देखें, अगर जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो ये समझ में आता है, लेकिन मैं कहूँगा ये ऑप्शन सही नहीं है आप लोगों के लिए। जो अगर जॉब सीकर वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है जॉब सीकर वीज़ा, सिर्फ ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये उन केसेस में होगा कि अगर जिनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्ट है और वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज हमें ये सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। जॉब सीकर के लिए कर रहे हैं तो अदर में करके यहाँ पर जॉब सीकर के लिए अप्लाई जॉब सीकर वीज़ा लिख सकते हैं। इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, बस यहाँ पर लिख दें, इसको छोड़ दें, ये आपके लिए काम पे नहीं है क्योंकि आपके अभी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर ये आपके लिए मतलब नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कर, आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ इन द फेडरल टेरिटरी एंड अप्लाई फॉर अ वीज़ा दैट कवर द होल ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे। भाई वहाँ पर जाने के बाद आप अपना वहाँ पर रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करोगे, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ आपको टिक करना है, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर टिक कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी पहले से आपके पास कोई वहाँ का रिलेटिव रहता है जर्मनी में, या आपका एम्प्लॉयर है, जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरे केस में जब मैं गया था तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, तो मैंने क्या किया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉयर का ही नाम यहाँ पर डाल दिया था। तो मेरे लिए एक अच्छा सा बेनिफिट बन गया था कि यार उनको लग रहा था कि यार इसके पास कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है, तो मेरे केस में तो मुझे 1 हफ्ते में मिल गया था वीज़ा। अगर वो आपका नहीं है कोई एम्प्लॉयर तो आप अपना रिलेटिव भी डाल दें, या कोई भी ऐसा बंदा हो जो आपको जानता हो। उससे कांटेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए ऐड कर सकते हैं कोई भी जर्मनी में बंदा। अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई वो नहीं है। ठीक हो गया। ट्रेड ऑफ प्रोफेशनल ऑफ विच यू, अगर आपका कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर लिख दूंगा। इसी तरह आप अपना कोई भी प्रोफेशनल आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, करंट प्रोफेशनल आपका क्या है। उसके साथ आप यहाँ पर डॉचलैंड इंटेंडेंट ड्यूरिंग ऑफ स्टे इन जर्मनी, ये आप लोगों को अभी श्योरिटी नहीं होगी कि यार यहाँ पर आप या अगर आप लोगों को पता है कि यार मेरे जॉब सीकर वीज़ा मुझे इस डेट पे मेरी अपॉइंटमेंट है और विद इन 1 मंथ मुझे आ जाएगा, तो मैं अपॉइंटमेंट के 1 महीने के बाद की आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। अगर नहीं है पता तो आप छोड़ दें इनको। ठीक हो गया। क्योंकि मेरे केस में तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप अपनी डेट, फॉर एग्जांपल आपकी अपॉइंटमेंट 13 जुलाई को है और आपको पता है कि 1 महीने के अंदर मुझे वीज़ा मिल जाएगा, सारा कुछ सही है, तो आप यहाँ पर ट्रैवलिंग डेट आप अपनी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 07 से आप ट्रैवल कर रहे हैं, और फ्रॉम और टू 6 मंथ, ये देखें आप यहाँ पर टू का क्या है कि जब जॉब सीकर वीज़ा आपको मिलता है वो 6 महीने का मिलता है, तो यहाँ पर आपको 6 मंथ आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर आपका 6 मंथ कब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 तक, यहाँ तक आपके 6 मंथ पूरे होंगे, या यहाँ तक 31 देख लें, मतलब आप क्या आपकी डेट, मैंने ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 6 महीने का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन ये भी आपकी डेट उससे मैच होगी जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस भी वो 6 महीने की मांगते हैं, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा होगा तब तक की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, तो उस हिसाब से ये आपकी डेट मैच होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप छोड़ दें, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका वीज़ा कब लगना है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है इसमें। व्हाट आर द मीन्स ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर आप अपना मेंशन कर सकते हैं कि भाई ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि जॉब सीकर पे जा रहे हैं तो ब्लॉक अकाउंट आपका होगा एक। तो अगर आपने वहाँ पर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसके नाम आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर स्पॉन्सर का नाम यहाँ पर आपको पता है, आप स्पॉन्सर का नाम ऐड कर सकते हैं, उसके साथ उसका नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका उसका नंबर है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आपका यहाँ पर कोई बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, भाई बैंक स्टेटमेंट है, और सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर जॉब सीकर पे आपके पास ब्लॉक अकाउंट है तो ये ही मेंशन करें, जो भी ब्लॉक ब्लॉक अकाउंट है आपका। ठीक हो गया। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यस करें, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी फॉर द स्टार्टिंग बेसिस। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम तो नहीं चाहिए होगी, लेकिन ये आप फिर भी आप यस कर लें, जब आपका वीज़ा लग जाएगा तभी ये आपसे उसी टाइम ही मांग लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यस करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, यहाँ पर आप नो करें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नो कर दें। ये मैंने पहले से रीड किया हुआ है तो इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो करें यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप नो कर दें। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप अपने
प्लेस एंड डेट। डेट वो फिल करें आप जो जो आपकी इंटरव्यू से एक दिन पहले की आप कर सकते हैं, या इंटरव्यू वाली डेट भी कर सकते हैं, तो ये इतना मेजर नहीं होता। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब की आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर लें, ठीक है। और उसके साथ ये जो फॉर्म होगा यहाँ पर आप अपने प्लेस डेट और सिग्नेचर सेम उसी टाइम में आप कर लें, यहाँ पर भी कर सकते हैं और दोनों जगह पे कर लें। इसके अलावा आपको इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है फॉर्म फिल करना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, हम पूछ रहे होते हैं बार बार, तो इससे बेटर यही कि आप एक बार इसमें अभी आप फिल करने बैठेंगे तो उसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपना। उसमें आप ये नंबर लिख सकते हैं कि भाई 7 नंबर में मुझे क्या फिल करना है, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या करूँ, तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ भी और भी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।